नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 जून 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल एग्वाडा फेनिक्स के बारे में है। ये क्या है? देखो, आपने माया सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा। काफ़ी बार माया सिविलाइजेशन सुर्खियों में आती है अपने कैलेंडर की वजह से या फिर सीढ़ी नुमा पिरामिड्स की वजह से। आपको याद होगा 2012 में बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये कहा था कि माया सिविलाइजेशन के अनुसार 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है, ये डूम्स डे है यानी कयामत का दिन है। इस प्रकार की बहुत सारी डिबेट चली थी 2012 में। तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सब प्रेडिक्ट किया गया था माया सिविलाइजेशन के कैलेंडर के आधार पर। खैर, ये तो सिर्फ आपको बताया कि माया सिविलाइजेशन बहुत बार सुर्खियों में आती है। न्यूज़ क्या है अभी? न्यूज़ ये है, इस माया सिविलाइजेशन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्मारक आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है। कहाँ पर ये माया सिविलाइजेशन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मोनूमेंट यानी स्मारक मिला है? ये मैक्सिको में मिला है। मैक्सिको का एक शहर है तबास्का। यहाँ पर देखिए आप, तबास्को शहर है मैक्सिको का। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अग्वाडा फेनिक्स ढूंढा है, माया सिविलाइजेशन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्मारक। ये 3000 साल पुराना है। ये 800 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में बनवाया गया था। 4600 फीट लंबा है और 50 फीट ऊंचा है। इस स्मारक को देख के देखो, ऐसा लगता है जैसे उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होगा इस मोनूमेंट को बनवाने में। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात, वैसे देखो माया सिविलाइजेशन में बाद वाले समय में जो इस प्रकार के मोनूमेंट्स बनवाए गए थे, उनमें राजाओं के या फिर एलीट लोगों के बड़े बड़े स्कल्पचर्स यानी मूर्ति और थ्रोन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो स्मारक मिला है, इसमें रूलर्स या फिर एलीट लोगों की मूर्तियां नहीं देखने को मिलती हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जिन लोगों ने इस स्मारक को बनवाया था वो थोड़े ज़्यादा इगैलिटेरियन थे, मतलब इक्वालिटी में विश्वास रखते थे, बजाय उन लोगों के जो माया सिविलाइजेशन में बाद में आए, बाद की जनरेशन वाले। क्योंकि उन्होंने बाद में जो स्मारक्स बनवाए उनमें इस प्रकार के सर होते थे राजाओं के या फिर एलीट लोगों के, तो उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो अगर यूपीएससी पूछ लेती है एग्वाडा फेनिक्स क्या है और 4 रैंडम ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो आप आसानी से आंसर कर सकोगे एग्वाडा फेनिक्स है क्या। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेचर्स इंडेक्स 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली ये इंडेक्स पब्लिश किया गया। कैसे ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है? देखो, 82 जो हाई क्वालिटी साइंस के जर्नल्स हैं, इनमें आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। राइटर का एफिलिएशन कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कौन से देश से है, उसके आधार पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। जिस देश के ज़्यादा राइटर्स इन 82 हाई क्वालिटी साइंस जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश करेंगे, उस देश का स्थान ऊपर होगा एंड वाइस वर्सा। तो 2020 के इस नेचर इंडेक्स में इंडिया को स्थान मिला है 12वां। यहाँ पर देखिए, इंडिया इज प्लेस्ड 12th ग्लोबली इन साइंस रिसर्च आउटपुट। ये नेचर इंडेक्स जो है, ये देखो मंथली बेसिस पे अपडेट होता है और एनुअल कंट्री की टेबल्स रिलीज की जाती हैं, मतलब कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है एनुअली। किसके द्वारा ये कंपाइल किया जाता है? ये देखो नेचर रिसर्च के द्वारा कंपाइल किया जाता है। नेचर रिसर्च क्या है? एक इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी है जिसका नाम है स्प्रिंजर नेचर। इस इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिश कंपनी स्प्रिंजर नेचर की डिवीजन है ये नेचर रिसर्च, जो इस इंडेक्स को पब्लिश करती है। वैसे ये जो स्प्रिंजर नेचर इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी है, ये एकेडमिक जर्नल्स को पब्लिश करती है। और नेचर रिसर्च का जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है वो है नेचर। ये एक वीकली यानी साप्ताहिक मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल है जिसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1869 में। तो ये तो डिटेल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनडायरेक्टली फंसाने के लिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे नेचर इंडेक्स 2020 जो है, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है? नहीं भैया, ये नेचर रिसर्च के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो कि डिवीज़न है स्प्रिंजर नेचर की।
चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन डेजर्ट चेज के बारे में है। ये देखो कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है और पूछे जाने की संभावना भी रिलेटिवली कम है, लेकिन जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी कि राजस्थान में 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉइज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मिलिट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी, UP ATS, राजस्थान पुलिस, इन सब ने एक ऑपरेशन चलाया उन 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉइज को पकड़ने के लिए, और ऑपरेशन को नाम दे दिया गया डेजर्ट चेज। इस ऑपरेशन पर काम स्टार्ट हुआ था अगस्त 2019 में, जब मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ को जानकारी मिली कि श्रीगंगानगर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर जासूसी हो रही है और कुछ लोग इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंफॉर्मेशन को पास आउट कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को। अब इन दोनों को पकड़ा जा चुका है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये है ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं था, पूछे जाने की संभावना कम है। नेक्स्ट आर्टिकल चैलेंजर डीप के बारे में है। चैलेंजर डीप क्या है? ये देखो ओशन में सबसे गहरा पॉइंट है। क्या कंटेस्ट है? कैथी सुलिवन। ये देखो फर्स्ट अमेरिकन महिला है जिन्होंने स्पेस में वॉक किया। इसके साथ साथ कैथी सुलिवन अब पहली ऐसी महिला बन गई है जो चैलेंजर डीप पर पहुंची। मैं फिर से बोलता हूं, चैलेंजर डीप जो है वो ओशन में सबसे गहरा पॉइंट है। कहां पे है इसकी लोकेशन? ये देखो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मेरियाना ट्रेंच के साउदर्न एंड पर है। आप इस मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और ये है मेरियाना ट्रेंच। इसके साउदर्न एंड पर है ये चैलेंजर डीप। ओशन का सबसे गहरा पॉइंट। कितना गहरा? 10,984 मीटर गहरा। इतनी ऊंची तो देखो माउंट एवरेस्ट भी नहीं है। जब देखो हम डीप ओशियनिक एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें नए नए रिसोर्सेज के बारे में पता लगता है। उनसे हम मेडिकल ड्रग्स बना सकते हैं, फूड, एनर्जी रिसोर्सेज, दूसरे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हमें यह भी पता लगता है कि अर्थक्वेक्स कब आ सकते हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें, अर्थक्वेक्स और सुनामीज को प्रेडिक्ट करने में हमें सहायता मिलती है। ये पता लगता है कैसे हम अर्थ एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं और कैसे अर्थ के एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमने बात की चैलेंजर डीप के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट 2 राज्यों के बीच है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा उड़ीसा। तय ये हुआ है इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में मिलेंगे ताकि इस रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर जो भी डिफरेंसेस हैं दोनों राज्यों के बीच उनका निपटारा हो सके। तो इस रिवर से संबंधित हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो वंशाधारा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। ये एक तरफ गोदावरी और दूसरी तरफ ऋषिकुल्या, इन दोनों रिवर्स के बीच से होकर गुजरती हैं। टोटल लेंथ है इस रिवर की ऑलमोस्ट 254 किलोमीटर, 254। टोटल कैचमेंट एरिया जो है इस रिवर का वो है 10,830 स्क्वायर किलोमीटर। कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है किसी रिवर का जहां से वो रिवर पानी इकट्ठा करती है। ये देखो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। कहाँ पे गिरती है? आंध्र प्रदेश में कलिंगापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये वंशाधारा रिवर। ये देखो नॉर्थ ईस्टर्न आंध्रा की मेन रिवर है और इस रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है बोडेपल्ली राजगोपाला राव प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश रीजन की इरिगेशन संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। और इंफॉर्मेशन इस रिवर के बारे में देखो, आंध्र प्रदेश इस रिवर पर एक ब्रिज बनाना चाहता है। ब्रिज का नाम है नेराडी ब्रिज। आप ये स्लाइड देखिए। नेराडी ब्रिज बनाना चाहता है आंध्र प्रदेश इस रिवर के ऊपर, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर उड़ीसा अपनी कंसेंट देता है। उड़ीसा का आर्गुमेंट ये है, अगर देखो फ्लड को फ्लो करने के लिए नहर बनाई जाएगी तो इस रिवर का जो रिवर बेड एरिया है वो प्रभावित होगा और इससे रिवर के आसपास एरिया में
जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए उड़ीसा के थोड़े कंसर्न्स हैं इस निराड़ी ब्रिज को लेके और फ्लड फ्लो कैनल को लेके। ये रिवर वैसे देखो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच बाउंड्री भी बनाती है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल दौलत बेग ओल्दी के बारे में है। ये देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन ये इशू बार बार आ रहा है तो मैपिंग के लिहाज से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली में चाइना देखो LAC के पास अपनी साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है, लेकिन इंडिया LAC पर इंडिया की साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगा है पिछले कुछ सालों में। आप ये रोड देखिए, ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले है, इसके बाद ये है दारबुक, यहाँ पे शोक है, शोक रिवर भी है, आपने सुना होगा इंडस की ट्रिब्यूटरी। और आगे ये है मुर्गो। और ये पूरा रोड जो है यहाँ से यहाँ तक दारबुक से लेके आगे बिल्कुल लास्ट तक, ये जो बड़ी सी लोकेशन है ये है दौलत बेग ओल्दी। यहाँ पे एक एयर स्ट्रिप है ऑलमोस्ट 16,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पे एक प्लेट्यू बनता है, पठार बनता है। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर स्ट्रिप इस्टेब्लिश करके रखी है जरूरी सामान यहाँ पर पहुँचाने के लिए। ये देखो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है दौलत बेग ओल्दी में। इसी रोड के कंस्ट्रक्शन को लेके चाइना के कंसर्न्स हैं। चाइना ने खुद ने तो रोड बना ली, अपने साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, लेकिन चाइना चाहता है कि इंडिया ना डेवलप कर पाए। इसके बाद कहा जाता है आर्टिकल में DBO जो है यानी दौलत बेग ओल्दी, जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इसे आर्मी की भाषा में सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है। और एक बार देखो इस पॉइंट तक रोड बन जाती है तो सामान को हम बहुत आसानी से पहुंचा सकेंगे। अभी तो देखो यहाँ तक सामान पहुंचाने के लिए जो एयर स्ट्रिप है ये मेन सोर्स है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही एयरक्राफ्ट उतर पाते हैं, सभी एयरक्राफ्ट नहीं उतर पाते हैं। तो सामान पहुंचाने में यहाँ पर दिक्कत आती है। नाम भी दिया हुआ है जैसे C-130J या फिर कुछ हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट दूसरे जो हैं वो उतर पाते हैं, बट दिक्कत आती है। लेकिन रोड बनने के बाद हम आसानी से सामान यहाँ पर पहुँचा पाएंगे। ये देखो DBO जो है दौलत बेग ओल्दी, ये LAC से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पूरे रोड का काम पहले स्टार्ट हुआ था 2000 में। ये पूरा जो रोड है दरबुक से लेके शोक, शोक के लेके बिल्कुल लास्ट में दौलत बेग ओल्दी, इस पूरे रोड का काम पहले 2000 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट होना था 2012 तक। लेकिन काफ़ी दिक्कत आई। जो ये शोक रिवर है इंडस की ट्रिब्यूटरी, इसका रिवर बेड जो है वो चेंज होता रहता है फ्लड की वजह से, तो इसलिए रोड बनाने में काफ़ी दिक्कत आई। बट बाद में रोड के डिज़ाइन को बदला गया, रोड को थोड़ा दूर रखा गया शोक के रिवर बेड से। पिछले साल अक्टूबर में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 430 मीटर का एक कर्नल चिवांग रिनचैन ब्रिज इनाग्रेट किया, जो कि जोड़ता है डरबुक को DBO से। DBO मतलब दौलत बेग ओल्दी। अब पॉइंट ये है, चाइना के विरोध के बावजूद हमने इस रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद नहीं किया है, बल्कि इंडिया और ज़्यादा तेजी से इस रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। एक बार ये रोड बन जाता है तो अक्साई चीन के साथ लगता जो एरिया है जैसे चिपचैप रिवर, जीवन नाला, इनको इंडिया आसानी से मॉनिटर कर सकता है और ट्रूप्स को काफ़ी तेज़ी से डिप्लॉय कर सकता है जरूरत पड़ने पर, अगर इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स क्रिएट होती हैं। तो ये हमने डिटेल से कुछ मैपिंग से संबंधित लोकेशंस की बात की। हमारी आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले दौलत बेग ओल्दी, अभी अभी इस आर्टिकल को डिस्कस किया था। आप आसानी से बता दोगे स्टेटमेंट सही है ये गलत है। ये स्टेटमेंट देखो गलत है। गलत क्यों है? ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर नहीं है, ये नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर है। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट वंशधारा रिवर के बारे में, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ऋषिकुल्या और कावेरी के बीच में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। गलत। गलत क्यों? ना तो देखो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दूसरा,
ना ही ये ऋषिकुल्या और कावेरी के बीच में फ्लो करती हैं, ये फ्लो करती हैं ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट है चैलेंजर डीप। क्या ये वेस्टर्न अटलांटिक में लोकेटेड है? नहीं, ये वेस्टर्न पैसिफिक में लोकेटेड है। ये नीचे वाला पॉइंट सही है। मैरियाना ट्रेंच का साउदर्न एंड है नियर मैरियाना आइलैंड्स ग्रुप। इसके बाद है एग्वाडा फेनिक्स। क्या ये रशिया में लोकेटेड है? नहीं, ये भी गलत, ये मैक्सिको में लोकेटेड है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।